दीपावली जब आती है तो हम सब एक साथ मिलकर के दिए जलाते हैं और दूसरे दिन हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद की नमाज जब होती है तो हिंदू भाई सब ईदगाह के सामने जा कर के और मुस्लिम भाइयों से मिल कर के और गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो फतेहपुर शेखावाटी तो वो गंगा जमुना तहजीबी का शहर है, तो इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक नहीं है कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति कीजिए, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, भाईचारे की राजनीति कीजिए, एक दूसरे को आपस में मिलाने की राजनीति कीजिए, न कि एक दूसरे को आपस में दूरी करने की, आपस में कोई जहर घोलने की राजनीति ना कीजिए। पॉलिटिक्स एक अच्छे समाज की रचना करती है। अच्छी पॉलिटिक्स अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी पॉलिटिक्स बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो राजनीति के अंदर बड़े ओहदे पे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे समाज के अंदर वो क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्या अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं फतेहपुर से विधायक हाकम अली खान साहब। आज उनसे हम बात करेंगे कि फतेहपुर के क्षेत्र के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आरजे टीवी 24 पर। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, आज हम सीधी बात करते हैं आपके क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रिलेटेड। पहले उनसे, आप गरीब तबके की समस्या है उनके लिए भी आप हमेशा हित में रहते हैं, छात्रों के लिए भी हमेशा हित में रहते हैं। और बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए भी आपने फतेहपुर में नए आयाम दिए हैं। तो ऐसा क्या है सर कि आप इनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और आपने बात की गरीब की, किसान की, छात्र हितों की। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे वो, और मेरे बड़े भाई वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे, वो भी किसान परिवार से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि गरीब कि जीवन यापन कैसे होता है और गरीबी क्या होती है। हमने गरीबी भी देखी है, हमने मध्यम वर्ग भी देखा है और हमने अच्छे पैसे वाले भी देखे हैं। तो गरीब की जो समस्या है वो हम खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले गरीब लोग जो मेरे पास जन सुनवाई में आते हैं तो मैं उनकी सुनता हूँ, उनकी समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। संबंधित जो भी समस्या लेकर आता है संबंधित अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि ये आदमी आया है मेरे पास, इसकी समस्या ये है, इसका समाधान किया जाए। दूसरे आपने की छात्र हितों की, तो मैं समझता हूं जहां तक बहुत लंबे समय से यहाँ आंदोलन चल रहा था छात्रों का कि फतेहपुर के अंदर कोई सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। फतेहपुर में पहले सरकारी महाविद्यालय नहीं था। हमारे यहाँ सिक्कर, रामगढ़, रतनगढ़, यहाँ चोरू महाविद्यालय थे और फतेहपुर के बच्चे, आसपास के गाँवों के बच्चे वो रामगढ़ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो मैं जब चुनाव में आया था तो मुझे आप पत्रकारों ने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था कि आपकी चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, फतेहपुर की जनता के लिए आप क्या सौगात दोगे। तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि बहुत दिनों से मांग है कि फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। और मैं जो ही हमारी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ मैं मुख्यमंत्री के पास भी यही डिमांड लेके गया और राजस्थान की विधानसभा में मैंने सबसे पहला जो मेरा संबोधन था वो इसी पर था, शिक्षा पर, कि फतेहपुर की जो युवा है, फतेहपुर के जो छात्र हैं वो महाविद्यालय खुलवाना चाहते हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार की मुखिया मैडम श्रीमती वसुंधरा जी जब फतेहपुर प्रवास पर आई थी तो यहाँ के छात्राओं ने उनसे मांग की थी, तो उनको कॉलेज के बदले लाठियाँ मिली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये मांग करता हूँ, राजस्थान की विधानसभा में मैंने रखा मुद्दा कि फतेहपुर में एक महाविद्यालय खोला जाए। और राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सुना और उन्होंने कहा ठीक है, आपके फतेहपुर में महाविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने जो ही बजट पढ़ा, बजट के अंदर फतेहपुर को महाविद्यालय की सौगात दी। फिर मैं भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा। फतेहपुर के भामाशाह, चाहे सज्जन जी बजाज, रामेश्वर लाल तारेदेवी ट्रस्ट जो है उनके मालिक हैं, या GL मोदी जो मोदी एंड सन्स के मालिक हैं, और भी बहुत सारे भामाशाह हैं जो लक्ष्मीनाथ सेवा समिति सूरत में चलती है, सिंगानिया है, सराफ हैं। फतेहपुर के भामाशाहों ने फतेहपुर के लिए दिल खोल दिया कि फतेहपुर की धरा पर फतेहपुर की जनता को जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं। उसी कड़ी में GL मोदी हैं, गिरधारी लाल जी मोदी, उनका ट्रस्ट है मोदी एंड सन्स, उन्होंने
सरकारी कॉलेज के भवन और ज़मीन देने की बात कही और उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि उन्होंने ज़मीन भी दे दी और भवन बनाने की जल्दी तैयारी है। हम जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं। जो भूमि दी है उनका समतलीकरण हो रहा है, काम चालू है। अब जल्दी हम उसका भूमि पूजन करेंगे। फिर मेरे सामने एक और समस्या आई कि आपने शेखावाटी के अंदर अमूमन क्या देखा जाता है कि बच्चियों को कम पढ़ाने की परंपरा थी। अभी तो ठीक है, लेकिन कॉलेज भेजने में कि हमारे बच्चियां, यहाँ कोई कन्या महाविद्यालय है नहीं, रामगढ़ फतेहपुर में बाहर बच्चियों को भेजते नहीं थे। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री से मैंने मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहाँ बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन कोई कन्या महाविद्यालय नज़दीक में नहीं है, इसलिए आप सेपरेट एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए। और उस बात को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए मेरी बात सुनी और इसी बजट में मुख्यमंत्री ने उस कन्या महाविद्यालय की घोषणा की और इस सत्र से कन्या महाविद्यालय स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो कॉमन महाविद्यालय था वो चालू हो चुका है, उसका मेरे ख्याल है जहाँ तक ये 2nd ईयर है, और कन्या महाविद्यालय है उसका अभी जल्दी हम लोग शिलान्यास करेंगे। जो भवन का धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया भामाशाह होंगे कि लक्ष्मीनाथ सेवा समिति सूरत में हमारे यहाँ फतेहपुर की चलती है। फतेहपुर के भामाशाह हैं वो विजिट करके चले गए और वो जगह जो भवन की है वो भी देख के चले गए। अब हम जल्दी उसका भी भवन का शिलान्यास करेंगे और उसका भवन बनाएंगे और इसी सत्र में कन्या महाविद्यालय चालू कर देंगे। जी, ये तो अभी हमने देखा भी था कि हम क्षेत्र के लोगों से जब मिल रहे थे तो उन्होंने मतलब काफ़ी समस्याएं भी बताई और काफ़ी पॉजिटिविटी का आपका रिस्पॉन्स भी आया कि हम जब जो डिमांड कर रहे थे वो अक्सर सारी चीज़ें पूरी हो रही है। अब हम बात करें, जब भी किसी त्यौहार की बात आती है तो वो चाहे होली हो या फिर ईद या फिर यूँ कहें रामनवमी हो या रमज़ान, तो फतेहपुर विधायक हाकम अली खान साहब हर त्यौहार में आगे मिलते हैं। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? देखो, फतेहपुर शेखावाटी संतों, पीरों, फकीरों की धरती है। यहाँ बुद्धगिरी बाबा के जब मेला लगता है शिवरात्रि का, उस पर भी सारे धर्मों के लोग जाते हैं। जब बाबा शेर सुल्तान के उर्स होते हैं, नजमुद्दीन जी के उर्स होते हैं, तो वहाँ सब हिंदू मुसलमान सब आते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ये फतेहपुर की धरा तो वर्षों वर्षों पुरानी एक परंपरा है ये, कि बाबा बुद्धगिरी और शेर सुल्तान दोनों आपस में मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। तो सनातनी धर्म और अन्य धर्म जो भी हैं वो सब मिल करके फतेहपुर की पुरानी जो परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं। जैसे मैं एक बार संत श्री रोमणी रतिनाथ जी महाराज के पास अमूमन जाता रहता हूँ। मैं महीने में 1-2 बार उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। तो मैं उनके पास एक दिन बैठा था तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया कि फतेहपुर का नवाब जब फतेहपुर आया तो उसने जब गढ़ की नींव रखी तो वहाँ शारदानाथ महाराज का जो धूणा था वो गढ़ के आगे आ गया, और जो काम करने वाले कारीगर थे उन्होंने कहा कि बाबा तेरा धूणा यहाँ से हटाओ, यहाँ की गढ़ की नींव डाल रहे हैं। तो शारदानाथ महाराज ने कहा कि यार मेरा धूणा तो पुराना है। तो वो अपने धूणे जब उसको उठाकर लेके चले, और जब नवाब को पता चला कि शारदानाथ महाराज यहाँ धूणा लगाते थे, वो लोग दोनों बैठते थे वहाँ पर, और वो अपना धूणा उठा के चल गए, तो नवाब ने अपने गढ़ का काम रोक करके महाराज के पीछे गए और महाराज से कहा कि नहीं महाराज, पहले आप हो, गढ़ बाद में है। तो महाराज ने, शारदानाथ महाराज ने कहा कि नहीं, तू तेरा गढ़ बना, मैं मेरा और कहीं देखूँगा। कहा नहीं, आप फतेहपुर में रहोगे तो मैं फतेहपुर में रहूँगा, और मैं फतेहपुर में गढ़ बनाऊँगा, अन्यथा मैं भी फतेहपुर में नहीं रहूँगा। फिर शारदानाथ महाराज का आश्रम पहले बना और नवाब मुसलमान होने के बाद भी गढ़ बाद में बनाया। तो फतेहपुर तो बहुत पुरानी परंपरा है कि गंगा जमनी तहजीब का शहर है शेखावाटी। तो इसमें अभी भी हम लोग जब रामनवमी का त्यौहार आता है तो हम रामनवमी के त्यौहार में जब जुलूस निकलता है तो उस जुलूस का हम स्वागत करते हैं, जुलूस में हम शामिल होते हैं। ईद-उल मिलादुल नबी का जब जुलूस आता है तो सारे हिंदू भाई हम लोग सब आपस में मिल करके और उस ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकालते हैं। मुहर्रम का त्यौहार आता है तो मुहर्रम पे हम सब मिल करके ताशा ढोल ताशा बजाते हैं, मिठाइयाँ सबील पिलाते हैं। दिवाली और होली जब आती है तो होली के ऊपर हम सब डब बजाते हैं, गिंजड़ गालते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और दीपावली जब आती है तो हम सब एक साथ मिल करके दिए जलाते हैं और दूसरे दिन हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद की नमाज जब होती है तो हिंदू भाई सब ईदगाह के सामने जा करके और मुस्लिम भाइयों से मिल करके और गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो फतेहपुर शेखावाटी तो वो गंगा जमुना तहजीबी का शहर है, तो इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक
नहीं है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति कीजिए, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, भाईचारे की राजनीति कीजिए, एक दूसरे को आपस में मिलाने की राजनीति कीजिए, न कि एक दूसरे को आपस में दूरी करने की, आपस में कोई जहर घोलने की राजनीति ना कीजिए। जनता है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। अपनी बात रखो कि मेरा एजेंडा ये है, मेरा विजन ये है कि मैं इस विजन पे चुनाव लड़ूंगा। तो जनता, अगर आपका विजन जनता को पसंद आएगा कि इसका काम अच्छा है, ये अच्छा है, तो जिसको जनता चाहेगी वो राजनीति का अपना प्रतिनिधि बनेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में लड़ा करके राजनीतिक ना की जाए। लड़ा के राजनीतिक अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ों के अपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महापुरुषों ने आज़ादी भारत को दिलाई थी। उसको दोबारा कहीं ऐसे देश के अंदर ऐसी कोई क्रांति ना आए, कोई ऐसी कोई घटना ना घटे कि आपस में हिंदू मुसलमान लड़े, ऐसी मैं सभी को कहना चाहूँगा। और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे किसी भी बहकाव में ना आए। आप लोग सब आपस में प्यार और मोहब्बत से मिल करके रहें। अमूमन देखो कहा जाता है कि नेता जब धरातल पे जाते हैं, नेता क्षेत्र में जाते हैं तो बात दूसरी करते हैं, शाम को बैठते हैं तो दूसरी करते हैं। कि हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन अलग नहीं होना चाहिए। ये हिंदू है, ये मुसलमान, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारा विचार रख सकते हैं कि मेरा संगठन, मेरी कांग्रेस पार्टी है, उसका ये विचारधारा है, हम इस विचारधारा पे चलेंगे, हम प्रदेश के लिए ये करेंगे, देश के लिए ये करेंगे, क्षेत्र के लिए ये करेंगे। लेकिन हिंदू के लिए ये करेंगे, मुसलमान के लिए ये करेंगे, ये हम कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत नहीं है। और जो ये करते हैं उनको ये करना नहीं चाहिए। तो फतेहपुर की जनता को भाईचारा बना करके और सबको साथ लेकर के चलने का रहना चाहिए। मैं ईद की नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मैं दुर्गा पूजा होती है उस दुर्गा पूजा में जाता हूँ, दुर्गा पूजा भी करके आता हूँ। मैं होली पे गेंदड़ भी खेलता हूँ, तो मैं मुहर्रम का ढोलता सा भी बजाता हूँ। तो मैं कहना कि यही है, मेरा तात्पर्य कि सब गंगा जमुना तहजीब जो हमारी है पुरानी, उस परंपरा को लेकर चले। जी हाँ, हम अक्सर ये देखते भी हैं फतेहपुर विधायक हाकम अली खान साहब को, ये मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी जाते हैं और ये भाईचारे का संदेश देते हैं। अक्सर हम जब भी देखते हैं, क्षेत्र के लोगों से भी पूछते हैं तो ये भाईचारे का संदेश देते हुए मिलते हैं। लेकिन अक्सर फतेहपुर में अब पहली बार हुआ है कि जब फतेहपुर स्थापना दिवस हुआ तो वहाँ पे भव्य प्रोग्राम हुआ, तो ये पहली बार इसलिए क्यों? देखो, फतेहपुर स्थापना दिवस हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी शादी का सालगिरह मनाते हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। फतेहपुर स्थापना दिवस मनाते थे लेकिन एक कमरे में बैठकर मनाते थे हम लोग। उसमें कभी मैं भी शामिल होता था। कुछ जो इतिहासकार हैं वो होते थे कि फतेहपुर आज इतने साल का हो गया है, तो एक कमरे में बैठकर हम लोग केक काट करके मनाते थे। अब की बार नौजवानों का एक समूह मुझे मिला कि साहब फतेहपुर स्थापना दिवस भव्य रूप में मनाया जाए और लोगों को पता चले कि फतेहपुर का इतिहास क्या है। तो हमने एक जो समिति बनाई कि फतेहपुर विकास स्थापना दिवस विकास समिति जो थी, उस समिति से हम लोग मिले, फतेहपुर के बुद्धिजीवियों से मिले, इतिहासकारों से मिले और सबको मिल करके बात करके और हमने फतेहपुर का स्थापना दिवस मनाने का एक फैसला किया। और वो जो फतेहपुर का स्थापना दिवस मनाया तो उससे लोगों को पता चला कि फतेहपुर आज 572 साल में प्रवेश कर चुका है। 572 साल पुराना शहर है और इसमें क्या क्या जो यहाँ की संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही थी। कि फतेहपुर नहीं, शेखावाटी की जो संस्कृति है, जो लोक कलाकार हैं, वो लुप्त होते जा रहे। उनको हमने वापस जिंदा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनका कार्यक्रम रखा, लोगों को निमंत्रण दिया, लोग बहुत सारे लोग आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब ने स्थापना दिवस में शामिल होकर के। और मैं तो ये चाहूँगा कि आगे चल करके यूँ ही हर साल दो साल फतेहपुर का स्थापना दिवस हम मनाते रहें और फतेहपुर को हम यूँ ही ताज़ा करते रहें। जी, हम अब आपका फतेहपुर की समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। सब फतेहपुर में सबसे बड़ी समस्या है बरसात के पानी की। अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है और फतेहपुर में छतरिया बस स्टैंड पे सबसे ज़्यादा बरसात का पानी भरता है। इसको लेकर आपका क्या सोल्यूशन रहेगा? मैं जब 2018 में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो मैंने आपको पहले बताया था कि पत्रकारों ने मुझे यही सवाल किए थे कि फतेहपुर की सबसे बड़ी मांग कॉलेज की, बस स्टैंड के बरसाती पानी निकासी की, मीठा पानी की जो नहर का पानी जो स्वर्गीय शीशराम जी ओड़ा और बाहरू खां ने मिलकर यहाँ लाए थे वो अदर झोल में पड़ा है। इन और चौथी एक सेवरेज की थी। कि ये फतेहपुर की 4 बड़ी मांगे हैं कि इनमें
एक काम अधूरा पड़ा है, इसको आप कैसे पूरा करोगे? तो मैं अभिषेक भाई आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से बात करके 20 करोड़ से प्लस बजट फतेहपुर के बस स्टैंड के पानी निकासी के लिए स्वीकृत करवा दिए। उसका टेंडर हो चुका है, हम जल्द उसका शिलान्यास करेंगे। वर्क ऑर्डर नगर पालिका द्वारा जारी हो चुका है। जो फर्म काम करने वाली है वो फर्म जल्दी आने वाले मई महीने के अंदर फर्स्ट वीक में ही हम उसका शिलान्यास करेंगे और वो काम चालू कर देंगे। और फतेहपुर की जहाँ जहाँ पानी की रुकावट है, जहाँ पानी भरता है, वहाँ से हम पानी को लिफ्ट कर करके और वो फर्म बीड में उस पानी को फेंकेगी। जल्दी आने 1 साल हम लोग और थोड़ा तकलीफ में रहेंगे। इस साल जो बारिश आएगी मैं समझता हूँ शायद पूरा काम नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होगी उससे पहले पहले हम लोग इस पानी को यहाँ से निकाल देंगे। दूसरी जो थी मीठे पानी की हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 2013 के अंदर उसका शिलान्यास किया था। 2013 में शिलान्यास करके जो मुख्यमंत्री ने 832 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उसमें से 80%, 70%, 70-80% पैसे उस टाइम लग चुके थे। और बाकी जो काम था तो हमारी सरकार चेंज हो गई, भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा की सरकार ने जो प्रोजेक्ट था वहाँ का वहीं उसको रख दिया। लोगों के गाँवों के अंदर पानी की पाइपलाइनें डाल दी गई थी, टंकियाँ बढ़ा दी गई थी, लेकिन टंकियाँ सूखी पड़ी थी। जो ही हमारी सरकार 2018 में वापस बनी, हमने और गोविंद डोटासरा जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने हम मिलकर के मुख्यमंत्री से कहा कि ये प्रोजेक्ट अधूरा है, इसको पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, दोबारा उसकी DPR बनाई और जितना बजट DPR में बना वो बजट स्वीकृत करके और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उस काम को 99% वो काम अभी पूरा हो चुका है। अभी फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की 70 से 75% आबादी है, जो गांव है दोनों क्षेत्रों के, उन्होंने मीठा पानी जा चुका है। अब हम उसके बाद अगला कदम हम लोगों ने ये उठाया कि पहले गांव के चौपाल के अंदर ये पानी आता था, वहाँ से पानी भर के लाते थे। तो हमने दोबारा मुख्यमंत्री से मिले, हम और गोविंद सिंह डोटासरा, कि साहब हम तो ये चाहते थे कि हमारा राजस्थान 21वीं सदी 22वीं सदी में जाए, जबकि आप तो इसको वापस 19वीं सदी से पहले लेके जा रहे हो, क्या बात है। हमने कहा साहब हमारे जो पूर्वज थे वो मटका भर के सर पे हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें लाती थी, वही वापस गांव के चौपाल से मटका भर के घर पानी लाती हैं पीने के लिए। तो उन्होंने हमारे जो केंद्रीय सरकार है, हमारी भारत सरकार, उसके जल संसाधन मंत्री से हमारे मुख्यमंत्री ने बात करके और JJM योजना, जनता जल जीवन मिशन जो है, उसके तहत घर घर पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया और उन्होंने फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ दोनों के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया और उसका अभी जल्द टेंडर होने वाला है और वो हर घर के अंदर। और मैं समझता हूँ, आपको बताना चाहूँगा, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप अपने खेत में भी अगर किसान बसा हुआ है, उस खेत में भी हम वो मीठा पानी पहुँचाएंगे। सरकार के द्वारा पाइपलाइन डाली जाएगी और वहाँ वो मीठा पानी आ जाएगा। जल्दी उसकी टेंडर होने वाले हैं, टेंडर लगा दिए गए हैं, वो काम स्टार्ट हो जाएगा। जो थी फतेहपुर की सेवरेज की, जो हमने पहले मेरे बड़े भाई मरहूम भंवरू खान ने जो 68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाई थी, वो काम फर्स्ट फेज का था, वो काम पूरा हुआ। उसमें कुछ कमियां रह गई, चाहे वो सरकार की कमियां हो या हम चुनाव हार गए उसकी वजह से होगी या कैसे भी होगी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मैंने फिर दोबारा चुनाव, हमारी सरकार बनी, मैं चुनाव जीता, फिर मैं मुख्यमंत्री के सामने ये मेरा विजन रखा कि मेरे फतेहपुर शहर में सेवरेज की हालत ख़राब है, फतेहपुर को सुविधा मिलने के बजाय असुविधा हो गई, लोग बहुत परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री ने फिर 176 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया DPR बना करके और एक इंटरनेशनल कंपनी है L&T, उनको उस फर्म का काम दिया। उन्होंने जो टेंडर डाला था उसमें ये नाउंस डाल दिया था कि कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो वो L&T और टाटा कंपनी दोनों ने टेंडर किया। L&T को आ गया। L&T मैं समझता हूँ जहाँ तक सेकंड फेज का काम तकरीबन 90% पूर्ण हो चुका है, 10% काम अभी चालू है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कदम है कि तीसरा फेज जो बाकी है फतेहपुर शहर में सेवरेज का, उसको हम तीसरा फेज स्वीकृत करवाने के मैं प्रयास करूंगा कि तीसरा फेज स्वीकृत करा करके और बचे हुए फतेहपुर में सेवरेज जो डालनी है वो सेवरेज हम डलवाएंगे। कॉलेज मैंने खुलवा दी। मैंने 4 काम लेके जो मेन मुद्दे थे फतेहपुर की जनता के, वो चारों मैं समझता हूँ जहाँ तक पूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ साथ अलग से कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया। जो नेचर पार्क है उसकी हमने घोषणा कराई। नेचर पार्क का थोड़ा फॉरेस्ट का और राज्य सरकार का जो
लैंड टाइटल का है वो थोड़ा मसला अटका हुआ है, लेकिन मैं अभी पिछले दिनों से मुख्यमंत्री से मिला था और मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी कि भी जो फतेहपुर का नेचर पार्क का जो लैंड टाइटल का जो मुद्दा है उसको सोल्व किया जाए। और चीफ सेक्रेटरी से मैं मिला तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि आपके फतेहपुर का नेचर पार्क का जो लैंड टाइटल है, भूमि का जो विवाद है, उसको खत्म करके और जल्दी नेचर पार्क का भी काम कर दिया जाए, क्योंकि उसका बजट स्वीकृत हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, बजट आ चुका है। बस थोड़ा वो भूमि का जो था फॉरेस्ट के और राजस्थान सरकार के, उसको क्लियर करना है बस। एक जो हरसावा गांव है उसमें 2010-11 से लोग किसान धरने पे बैठे थे कि जब ब्रॉडगेज बनी तो वहाँ जो फाटक था उसको बंद कर दिया गया था। तो लोगों की मांग थी किसानों की कि गांव हरसावा इधर रह गया, लोगों के खेत उस साइड में रह गए, और उन्होंने मेरा ख्याल जहाँ तक 1.5-2 साल तक धरने वहाँ बैठे रहे थे, लेकिन उनका वो समाधान नहीं हुआ। फिर वो कोर्ट भी चले गए, लड़ते रहे किसान। मैं जब एमएलए बना उसके बाद किसान मेरे से मिले, मैं उन किसानों की कमेटी जो संघर्ष समिति बनाई थी उनको लेकर के मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री से संघर्ष समिति को मिलाया और संघर्ष समिति ने अपनी बात रखी मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री बहुत ही पॉजिटिव सोचते हुए कहा आपकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। और जब बजट आया तो बजट के अंदर उस समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने तकरीबन 2,62,00,000 रुपये की स्वीकृति जारी की कि भी ठीक है, वहाँ अरसावा के अंदर अंडरपास बनाया जाए और किसानों की समस्या समाधान किया जाए। लेकिन फिर रेलवे की जो बजट था वो बढ़ गया था कि नहीं, अब 2,62 में नहीं बनेगा, रेलवे ने बजट ज़्यादा कर दिया। फिर मैंने मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने 4,66,00,000 रुपये अरसावा के अंडरपास के लिए स्वीकृत कर दिए, और उनका अभी रेलवे को बजट वो ट्रांसफ़र कर दिया है पैसे। रेलवे जल्द वहाँ अरसावा में अंडरपास बनाएगी। वो एक समस्या थी तकरीबन 7-8 साल की, उसका मैंने समाधान कर दिया। और भी बहुत सारी जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं कि फतेहपुर में जब से महात्मा गांधी स्कूल की आई, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को और मुख्यमंत्री को कि उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे 2 महात्मा गांधी स्कूल, राजस्थान में पहली विधानसभा क्षेत्र थी, अब तो हर जगह खोल रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत में खुली तो हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही खोलनी थी, लेकिन मैंने 2 महात्मा गांधी स्कूल खुलवाई। ये जो आज हम बैठे हैं, आज हमारे यहाँ जो चिकित्सा का मेला लगा है, धानुका हॉस्पिटल है, इसको हमने उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कराया और आज यहाँ 25 डॉक्टरों की पोस्ट है, 25 डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, हर फैकल्टी का डॉक्टर यहाँ मौजूद है, चाहे आंखों का हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे दांत का हो, चाहे स्त्री रोग हो, चाहे हड्डी का हो, चाहे पेट का हो, हर तरह का डॉक्टर यहाँ बैठता है। और अब आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाने के लिए चिकित्सा के अंदर मैं तत्पर चिकित्सा मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलता रहता हूँ कि जो जो सुविधाएं यहाँ नहीं हैं, जो मशीनें नहीं हैं, वो जल्द उपलब्ध कराई जाए और यहाँ की फतेहपुर की जनता को चिकित्सा में फ़ायदा मिले। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपने घोषणाएं बताई और जो समस्याएं थी उनका आपने निजात दिलाया, वो जल्द पूरी हो जाए। अब अगली एक समस्या ये है फतेहपुर के अंदर, जैसे छतरिया बस स्टैंड है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट बस स्टैंड भी है, लेकिन आपने यहाँ पे पुलिस लाइन के सामने एक जगह अलॉट कराई, उनकी 4 दीवारी भी बन गई, लेकिन अभी तक भवन निर्माण नहीं बना है, वो उसका क्या कारण है? भवन निर्माण का पहले ज़मीन का जो था टाइटल, हमारे पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने ज़मीन अलॉट करवा ली थी नगर पालिका ने, और अब हमारे जो नई नगर पालिका बनी, हमारे चेयरमैन साहब ने और हमने सब ने मिल करके उसकी 4 दीवारी बना दी। अब उसमें कुछ नीचे है तो उसको फिलिंग करना है, भराव कराना है, तो वो हम जल्दी 1-2 दिन में टेंडर करने वाले हैं। वो जब भराव उसमें हो जाएगा उसके बाद भामासा हमारे पास हैं, 2-3 भामासा आगे वो बस स्टैंड बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ इसी वित्तीय वर्ष में और हम ये भवन का काम चालू करके और इस भवन को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण भी कर देंगे, जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। जी, एक आपके क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, इधर फतेहपुर के पास में बारी गांव है, उधर जाते हैं तो फतेहपुर शहर का गंदा पानी है वो उधर निकलता है, तो वहाँ पे एक जो नाला है वो टूटा हुआ है और वहाँ पे एक किसान है, उसका खेत है, उसमें वो पूरा पानी का भराव होता है। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने आपसे भी मिले थे और चेयरमैन जी से भी मिले थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई समस्या का निदान नहीं हुआ, वो क्या कहना चाहोगे? उसमें मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा अभिषेक भाई, कि जब सेवरेज की डीपीआर बनी थी उस डीपीआर में कुछ कमियां रह गई थी, जो चाहे सरकार की कमी हो चाहे जिस कंपनी ने डीपीआर बनाई उसकी कमी हो,
अगर आदमी कोई कमी रहती है उसको स्वीकार करने में कहीं गुरेज नहीं करना चाहिए। तो मैं उस कमी को स्वीकार करता हूँ, चाहे हमारी सरकार की कमी हो या डीपीआर बनाने वाली कंपनी की कमी हो, कि यहाँ से पानी लेकर के वहाँ एसटीपी तक चले तो गए कि एसटीपी पानी पहुँचा दिया। उन्होंने उस पानी को कहाँ ले जाके लेके जाएंगे ये निस्तारण का रास्ता नहीं किया। उन्होंने ये सोचकर नहीं किया है कि हम यहाँ किसानों को पानी दे देंगे, किसान सब पानी ले लेंगे और खेती कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, किसान पानी लिया नहीं। वहाँ डीपीआर में पानी ओवरफ्लो हो गया, एसटीपी में पानी ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद जब वहाँ एसटीपी ने पानी लेना बंद कर दिया तो वो पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ निकलना शुरू हो गया। ये मेरे एमएलए बनने से पहले की समस्या थी। मैं एमएलए बना इस समस्या पे ध्यान दिया तो कंपनी ने मेरे के सामने ये समस्या रखी कि हम पानी को लेके कहाँ जाएं। हमने किसानों से बात की, किसानों ने पानी लेने से मना कर दिया कि हम पानी नहीं लेंगे, हम ये पानी की अच्छा नहीं है। लेकिन फिर हमने किसानों को मोटिवेट किया और पिछले साल तकरीबन 7-8 किसानों ने पानी लिया था और उनको अच्छी फसल हुई। तो इस साल डबल किसानों ने पानी ले लिया कि नहीं हमें भी पानी दे दो, हमें भी पानी दे दो। हमने उनको पानी दे दिया। अब उस पानी को जो आप बता रहे हो भरा हुआ है, उस पानी को निकालने के लिए हमने एक किसान से एक ज़मीन 5 साल के लिए लीज पर ले ली। वहाँ हमने एक खड्डा बना दिया, वहाँ एक ड्रेन बना दिया कि वहाँ उस पानी को हम लेके जाएंगे और जो किसान लेगा उतना वो किसान ले लेगा। उससे ज़्यादा जो पानी बचेगा उस पानी को उस किसान के जो खेत में हम जो बना रहे हैं उस डैम में डाल देंगे। अब आगे इस पानी का स्थायी समाधान के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है हमारे राजस्थान सरकार के पास नगर पालिका के द्वारा कि इस पानी को वापस हम जो हमारा ये बीड है इसमें लाया जाए। और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी वार्ता चल रही है कि आप इस पानी को लेकर के और कोई उपयोग में ले सकते हो। और फॉरेस्ट वालों ने हाँ भी की है कि हम इस पानी को ले लेंगे। अब हम उस पानी को वहाँ एसटीपी से दोबारा लाइन डाल करके वापस यहाँ ला करके जो नेचर पार्क बना रखा है उस नेचर पार्क में काम लेंगे। और जो फॉरेस्ट वाले जो पेड़ पौधे लगाते हैं नर्सरी में काम लेते हैं वो उसमें काम लेंगे। इसकी भी डीपीआर बन चुकी है और जल्द मैं समझता हूँ जहाँ तक इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कराएंगे और वो पाइपलाइन जब डल जाएगी उसके साथ ही उस पानी का समाधान हो जाएगा। ये जो पानी भरा हुआ है उसका समाधान मैं समझता हूँ जहाँ तक 1 महीने के अंदर मैं उस पानी को कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से उसको उठा करके सुखा के और उस ज़मीन को खाली किया जाए और वो जो आसपास के किसान हैं उनको या जो आसपास में जो घर बसे हुए हैं उनको इस पानी से निजात मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी उसी गांव से आता हूं। तो मैं भी जब गांव जाता हूं तो मुझे भी उस चीज़ को फेस करना पड़ता है और वहां पे बड़ी घटना भी हो सकती है। फतेहपुर के अंदर आप आने वाले समय में जो बहुत सी समस्याएं 2023 के अंदर कुछ आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? देखो समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। पहले हमारा शहर छोटा था, हमारा क्षेत्र छोटा था। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है, ज्यों ज्यों शहर बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों गाँवों का विस्तार बड़ा होता जाता है तो समस्याएं तो आती रहेंगी। और मैं फतेहपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो 3.5 साल में जो मेरे से हो सका वो मैंने काम किया। फतेहपुर की जनता की जो आवाज़ थी मैं आवाज़ बन करके और राजस्थान की विधानसभा में आवाज़ उठाने की पूरी पुरजोर कोशिश की मेरी तरफ से। फिर भी हो सकता है शायद कोई मेरे में कमी रह गई होगी कोई विकास कार्य कराने में, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं जब चुनाव में गया था तो मैंने लोगों को यही कहा था कि आप वोट डालने के टाइम एक बार मंथन करना, अपने दिमाग में सोचना कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, हमारी आवाज़ वहाँ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। तो उस वादे को लेकर के मैं वादे को हमेशा सोचता रहता हूँ। और मैं सुबह 6:30 बजे बैठता हूँ, 10:30-11 बजे तक जन सुनवाई करता हूँ। उसके बाद मैं फील्ड में निकलता हूँ, फील्ड में समस्याएं देखता हूँ। तो चाहे बिजली की हो, पानी की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, सड़क की हो, हर क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि फतेहपुर को ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेके आऊँ। और वो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये जो 3.5 साल में काम हुआ है वो पिछले मेरे ख्याल 40 साल में इतने बजट फतेहपुर के अंदर शायद नहीं आया होगा, चाहे सड़कों का हो चाहे चिकित्सा का हो। मैंने पिछले जो भाजपा की सरकार थी 5 साल में एक पीएचसी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुला सके। मैं एक पीएचसी खुला दी, 2 पीएचसीओं को सीएचसी में क्रमोन्नत करा दिया, एक पीएचसी जो गारिंडा है उसको एक रोड साहब सर को, और 2 पीएचसीओं के भवन का बजट दिला दिया। अब और जल्दी जो सीएचसी हैं जाड़ेव गारिंडा सीएचसी और एक बीबीपुर को पीएचसी को सीएचसी में अभी क्रमोन्नत कराया है। अभी उसके पीएचसी का भवन का उद्घाटन किया, उससे पहले हमने उसको क्रमोन्नत करा दिया। और तकरीबन
10 से 12 सब सेंटर हमने गाँव में खुलवा दिए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में गाँव के अंदर सब सेंटर नहीं थे। शिक्षा के अंदर मैंने बहुत सारे स्कूलों को क्रमोन्नत करा दिया, बहुत सारे स्कूलों में सब्जेक्ट जो नहीं थे वो खुलवा दिए, लेक्चरर के, व्याख्याता के और ये प्रिंसिपलों के जो पद खाली पड़े थे वो भर दिए। और भी जो भाजपा सरकार ने स्कूलें बंद की थी उसमें से मैंने 6-7 स्कूलों को वापस चालू करा दिया, और कोशिश अगले दिनों में रहेगी कि और 4-5 स्कूलों को मैं वापस चालू करा करके और शिक्षा में भी फतेहपुर की जनता को सौगात दूं। और सड़कों में भी मैंने, आप समझता हूं जहाँ तक कि फतेहपुर से बेसवा भींचरी तक और फतेहपुर से चाचीवाद जो माला से सालासर की तरफ सड़क जाती है, वो सड़क बनने के बाद दोबारा कभी रिपेयरिंग नहीं हुई। मैंने उसको दोबारा से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भेज करके और नए सिरे से दोनों सड़क बढ़िया बना दी, और गाँव में भी सड़कों को बहुत सारा विस्तार कराया है, बहुत सारी सड़कों का मेंटेनेंस कराया है। फतेहपुर और रामगढ़ शहर के अंदर भी नगर पालिकाओं में पिछले बजट में फतेहपुर को 5 करोड़ रुपयों की जो सड़कों की सौगात दी, रामगढ़ को 2 करोड़ रुपयों की सौगात दी। अब की बार फतेहपुर को 4.5 करोड़ रुपये मिले हैं, रामगढ़ को 4.5 करोड़ रुपये मिले हैं। शहर के अंदर ये सड़कें से सीधी सड़क बनाई जाएंगी, और जल्दी आपके सोशल मीडिया पे देखने वाले हो कि फतेहपुर के लिए 40 किलोमीटर गाँव के अंदर सड़कें आने वाली हैं। मैंने प्रस्ताव भेज दिए हैं और जल्द उन सड़कों का विस्तार होगा, निर्माण होगा। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि बाकी जनता जनार्दन है, जनता जो डिमांड करती है हम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और भी जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे अभी दोनों कॉलेजों के भवन बनाना, जैसे आपने बताया बस अड्डा बनाना, और फतेहपुर के अंदर सीवरेज 3रा फेज है उसको कंप्लीट करना, JJM योजना के अंदर जो पानी है उसको घर घर पहुंचाना, ये सारी जो समस्याएं हैं। और शिक्षा के अंदर भी अभी इसी साल हमारी सरकार ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक इतिहास में एक साथ 29 स्कूलों को क्रमोन्नत करना सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में की है हमने। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक अच्छा काम किया है और काम करेंगे भी। जी, आपने रामगढ़ शेखावाटी की बात की, तो रामगढ़ शेखावाटी में अभी कुछ दिन पहले किसानों ने धरना दिया था उनका कोई मुआवजा को लेकर, वो अभी भी हुआ इश्यू या नहीं हुआ? रामगढ़ शेखावाटी के किसान धरना दिया था और उनका धरना जायज़ था, उनकी मांग जायज़ थी। और मैं समझता हूँ जहाँ तक फतेहपुर के लोग किसान सौभाग्यशाली थे कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गारिंडा गांव का विजिट किया था उन्होंने, प्रशासन गाँव के संग जो अभियान चल रहा था उसके अंदर। तो उस टाइम यहाँ के किसान भाइयों ने, किसान जो संगठन बना रखा उस संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था मेरे साथ मिलकर के कि भाई हमारे यहाँ फसल खराबा हो गया है, उसका मुआवजा दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने उसी टाइम वहाँ आदेश कर दिया था। लेकिन जो रामगढ़ के जो चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनकी थोड़ी सी लापरवाही से रामगढ़ के किसानों को वो मुआवजा नहीं दिला सके। सीकर जिले में सिर्फ फतेहपुर एक तहसील ऐसी थी कि उसको मुआवजा मिला, बाकी तहसीलों को भी मुआवजा नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने रामगढ़ के लोगों जो धरना दिया तो उनको मैंने आश्वस्त किया था कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कलेक्टर से मिला, मैं कलेक्टर से मिलकर कहा कि दोबारा इसका कराओ गिरदावली कि किसानों का खराबा हुआ है, किसान वंचित न रहे मुआवजे से। और मेरी बात सुनी, कलेक्टर ने उसी टाइम आदेश किए दोबारा गिरदावली के। दोबारा गिरदावली हुई, उसके बाद राजस्थान का विधानसभा में बजट सत्र आ गया। तो मैंने उस बात को विधानसभा में भी उठाया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के खराबे का मुआवजा मिल रहा है, रामगढ़ का मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि एडजोर्ड दोनों तहसीलें हैं। ये खेत रामगढ़ तहसील में है, ये खेत फतेहपुर तहसील में है। तो माननीय इसको रामगढ़ को भी मुआवजा दिया जाए। और हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने वहाँ से एक आदेश निकाला कि इनका कोई न कोई समाधान करेंगे। उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी की जब मीटिंग होती हैं उसमें फिर मैं दोबारा बात करूँगा और कोशिश करेंगे कि रामगढ़ के किसानों को वो मुआवजा मिले। जी, अभी 2023 के विधानसभा चुनाव भी जल्द ही होने वाले हैं, मात्र 1 साल बचा है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हो, तो क्या गहलोत सरकार की फिर से रिपीट होगी या फिर कोई नया युवा चेहरा के ऊपर दांव खेला जाएगा? नहीं, ये दाव किस पे खेला जाएगा ये तो उस नेतृत्व का काम है। हमारा काम तो फील्ड में काम करना, पार्टी के लिए हम प्रचार प्रसार करना है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आज तक मेरे ख्याल पिछले 25-30 सालों से ये ऐसा होता आया है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, जैसे 3 बार
कांग्रेस की सरकार बन गई, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई, भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब की बार जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो राजस्थान की जनता को जो सौगातें दी हैं, चाहे उसमें किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, कोई भी हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान सरकार ने काम किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, ओपीएस का मुद्दा था कर्मचारियों का, मोदी जी ने ओपीएस बंद की थी, एनपीएस लागू की थी। हमारे मुख्यमंत्री ने एक चिंतन शिविर रखा कि चिंतन शिविर में माननीय सदस्यों से राय ली। उसके बाद उन्होंने सीएमओ में कैंप लगाया और कैंप के अंदर खुला एक रखा कि कोई भी आके और राजस्थान के बजट के लिए सुझाव दे सकता है, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, हर आदमी को मौका दिया है कि आप राजस्थान की सरकार बजट में राजस्थान की जनता क्या चाहती है उसके ऊपर उन्होंने सुझाव के लिए एक खुला मंच रखा था। और वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन आए थे कि राजस्थान की जनता को यही आप बजट में सौगात दी जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने उन सबको सुन करके और सबसे विचार विमर्श करके बजट जो पेश किया था, उसमें देखो ओपीएस जो वापस लागू की तो कर्मचारी वर्ग पूरा खुश हुआ। कर्मचारियों ने बहुत खुशी मनाई, जैसे दिवाली की मनाते हैं, ईद होली की मनाते हैं, वैसे डीजे बजा करके, गुलाल लगा लगा करके, और बहुत इस फैसले का स्वागत किया। और घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री ने उसको धरातल पे लागू भी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि जो 2004 के बाद कर्मचारी है और अगर जब रिटायर होगा तो उसको ओल्ड पेंशन के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी। तो कर्मचारियों के परिवार हैं वो खुश हुए। किसानों के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे। तो जो कर्जा राज्य सरकार के अधीन जो बैंक आते हैं उन बैंकों का हमारी सरकार बनते ही कर्जा माफ़ी कर दिया। लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका कर्जा माफ़ करने का अधिकार भारत सरकार के पास रहता है। और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को हमारे मुख्यमंत्री ने 3-4 बार लेटर लिख चुके हैं कि आप इन किसानों का कर्जा माफ़ कीजिए। किसान, जैसे हमारे पहले सरकार कांग्रेस की थी, हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। तो उसी तर्ज पर अगर प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी चाहें तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी वो पाबंद कर सकते हैं कि भी कुछ हम स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ भारत सरकार देगी और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। अब जो ये हल्ला करेंगे किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, माफ़ नहीं हुआ, वो कर्जा माफ़ उनका नहीं हुआ जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा है। जो राज्य सरकार के जो बैंक हैं उनके कर्जे जो किसानों के थे वो कर्जा उनका माफ़ कर दिया गया। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया शायद वो कर्जा था, उसको राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री ने दे दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए अभी कहीं भी सरकार के खिलाफ कोई हवा नहीं है। नहीं, अमूमन क्या होता है कि 2.5 साल 3 साल बाद सरकार के खिलाफ माहौल बन जाता है, सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन अब की बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक सुशासन दिया है कि कहीं कोई वर्ग नाराज़ नहीं है, कहीं कोई वर्ग असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट हैं कि अच्छा बजट दे रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं। चाहे क्राइम हो, चाहे भ्रष्टाचार में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई फील्ड में देख लो आप, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 2023 में हमारी सरकार वापस रिपीट होगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, आपने बजट की बात की, तो अभी जो बजट पास हुआ था उसमें प्रदेश ही नहीं देश भर में इसकी मतलब तारीफ़ें की गई थी। लेकिन सर अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को और प्रदेशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं क्षेत्र के लोगों को और प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सब आपस में भाईचारे से मिलजुल कर रहें। इस टाइम, इस वक्त देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब मैं फतेहपुर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत के लोगों को, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो देश हित में जो सोचते हैं, जो अपने राज्य हित में सोचते हैं, उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आपको आगे आना पड़ेगा और इस माहौल को बदलना पड़ेगा। जो जातिवाद में, क्षेत्रवाद में जो इस माहौल को बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में जो लड़ा के, ये जो रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, इस माहौल को चेंज करना पड़ेगा। इससे देश का भला नहीं हो सकता। आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके किसी को रोज़गार नहीं दे सकते, किसी
कॉरपोरेट को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, कोई आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके। आप देखो जिस जिस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहां झगड़ा हुआ है वो देश बर्बाद हुआ है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे वो जो यूरोप के जो देश हैं वो हो, जहाँ भी आप देखो, चाहे अपना पड़ोसी पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, ये जो अंदरूनी जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे चाहे परिवार में हो चाहे देश में हो, उससे देश को नुकसान होता है। इसलिए मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि सब आपस में मिलजुल करके भाईचारे से रह करके देश हित में क्या हो सकता है, अपने राज्य हित में क्या हो सकता है, अपने शहर हित में, गांव हित में, परिवार हित में क्या हो सकता है कि उससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े, ये भावना लेकर के फतेहपुर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी के बहकाव में ना आए, आपस में मिलजुल करके जो पहले बरसों पुराना भाईचारा था कि ईद पर श्यामलाल और धर्मपाल नसीम के और शहीद के घर जाकर खाना खाते थे, दिवाली के ऊपर शहीद और नसीम, श्याम सुंदर और प्रदीप के घर जाकर खाना खाते थे, वो माहौल हम वापस हमें लाना है। हम एक दूसरे को आपस में गले मिल करके और फतेहपुर को आगे बढ़ाने की बात करनी है। कहीं कोई जातिवाद की, कहीं कोई क्षेत्रवाद की हमें बात नहीं करनी है। हम सब हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, हम सब भारतवासी हैं और भारत को प्यार करते हैं, भारत को प्रेम करते हैं। भारत को हम आगे कैसे लेके जाएं, इस सोच के साथ हमको काम करना है। यही मेरा संदेश है। जी, हम भी आपसे आरजे टीवी 24 के माध्यम से यही अपील करते हैं कि भाईचारा और प्रेम बनाए रखें और एक बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ में एक नई सोच के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। जय हिंद, जय राजस्थान।